ओके बेटा, पहले सबसे पहले दो तरह के मोशन होते हैं, एक स्पिन मोशन और दूसरा कौन सा होता है हमारे पास, ऑर्बिटल मोशन। स्पिन मोशन की डेफिनेशन अगर आपने डिफाइन करना तो क्या कहते हैं, रोटेशन अबाउट इट्स ओन एक्सिस, राइट। और ऑर्बिटल मोशन क्या होता है, रोटेशन अराउंड फिक्स, किसी फिक्स पॉइंट के गिर्द आपने चक्कर लगाना। चलिए पहले मैं थोड़ा सा एक ओवर जनरल ओवरव्यू हिंट देते हैं हम लोग, कि हम लोग कहते हैं कि हमारे पास कुछ फिजिकल क्वांटिटीज है, उनको लीनियर मोशन से कैसे याद रखा जाता है, और सिमिलरली इनको एंगुलर मोशन में किन से हम मुखातिब करते हैं। सपोज करते हैं मैं यहाँ पे कहता हूँ कि डिस्प्लेसमेंट आ गया, सपोज डिस्प्लेसमेंट का लीनियर मोशन में सपोज करें एस कह लेते हैं या डी कह लेते हैं, ठीक है। मगर एंगुलर मोशन में हम क्या कहते हैं इसको, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, है ना बेटा। और थीटा अगर आपने पढ़ा हो, थीटा क्या होता है, एस ओवर आर होता है, राइट। ये बात फॉलो कर रहे हैं साथ साथ। मैं सारी टर्म लिख देता हूँ, वेलोसिटी, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, इनर्शिया, फोर्स, टॉर्क, मोमेंटम, वर्क डन, बहुत सारी टर्म है। मैं पावर वगैरह सो ऑन खत्म नहीं होती। मैं इनको सिर्फ ये इनके सिंबल बता रहा हूँ कि इनको हम किस तरह से यहाँ रिप्रेजेंट करते हैं। इसको ओमेगा से करते हैं, और ओमेगा भी वी ओवर आर होता है, एक्सीलरेशन ए, जो कि क्या होता है, अल्फा। यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन होती है। इनर्शिया को हम मैस कहते हैं, और यहाँ पे हम जिसको हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं ना, यहाँ पे हम क्या कहते हैं, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। यहाँ पे बेटा हम क्या कहते हैं, जो होता है तो किसके बराबर होता है इनर्शिया, एम आर स्क्वायर के, राइट। फिर फोर्स आ गया एफ इज इक्वल टू एम ए। अब आप देखिएगा यहाँ पे टॉर्क में कन्वर्ट करेंगे तो मैथ की जगह पे इनर्शिया आ जाएगा, क्योंकि लीनियर में मैथ था। और एक्सलेशन की जगह पे एंगुलर एक्सलेशन आ जाएगा, अल्फा। टॉर्क, मैंने टॉर्क लिख दिया, टॉर्क मैंने ऊपर मेंशन कर दिया इसे। फिर आता है मोमेंटम, मोमेंटम को कहते हैं पी इक्वल टू एम वी। और यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम आता है, और जो होता है आई, मैथ की जगह आई आ जाएगा इनर्शिया, और बी की जगह क्या आ जाएगा, ओमेगा आएगा। वर्क डन एफ डी होता है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, फोर्स की जगह पे टॉर्क आएगा, डिस्प्लेसमेंट की जगह थीटा। ये मैंने सिर्फ ओवरव्यू दिया है कि आपके पास यहाँ पे किस तरह से एंगुलर क्वांटिटीज में उसको कन्वर्ट करते हैं। अब हमारे पास सबसे पहली टर्म जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ये बेटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की कौन तारीफ बताएगा।
मेरी आवाज आ रही है? मैं अकेले ही बोल रहा हूँ। आ रही है सर। ओके ओके ठीक है। यही पढ़ा ना आपने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट? यस सर। चले बेटा, सबसे पहले मैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन पूरा देख लेते हैं। ये इसका रेडियस है, ये इसकी आर्क लेंथ है अगर आप पॉइंट पी से पी डैश तक जा रहे हैं, और ये इसकी डायरेक्शन है। ये आ गया इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा। अब ये है इसमें जो एंगल सबटेंड हुआ है बाय रेडियाई वेक्टर एट सेंटर ऑफ द सर्कल। रेडियाई वेक्टर ने जो एंगल ड्रॉ किया है। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, ये जो आपके पास जो ड्रॉ किया मैंने, जो आपके पास ये जो है, ये डायरेक्शन ऑफ, ये क्या है? डायरेक्शन ऑफ मोशन है ना बेटा? और अगर मैं बात करूं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन की, तो बेटा यहां पे वो हम लोग डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है? और यहां पे मैं बताऊं, ये डॉट है, ये क्या बता रहा है आपको? चाहे कोई भी आपके पास एंगुलर क्वांटिटी क्यों ना आ जाए, डायरेक्शन ऑफ एंगुलर क्वांटिटी बता रहा है। तो कैसे बता रहा है? देखिए आपके पास अपनी फिंगर्स को इस डायरेक्शन में कर्ल करें, बल्कि मैं इसको प्रॉपर राइट हैंड रूल इसी को ट्रांसफॉर्म कर देता हूं मैं, ठीक है? ये जो आपके पास, इसकी जगह इरेक्ट थंब रखें राइट हैंड रूल का, और यहां पे ये कर्लिंग ऑफ फिंगर्स, ये आपको डायरेक्शन ऑफ मोशन बताएगा। और ये आपका राइट हैंड रूल, राइट हैंड रूल साथ ही लिख दिया मैंने। तो यानी कि आप यहाँ पे नोट करें कि अगर आप अपनी राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल करें इस डायरेक्शन में, जो आपका एंटी क्लॉकवाइज है डायरेक्शन ऑफ मोशन, तो आपका थंब अपवर्ड आ रहा है। तो यानी कि इस तरह की कौन सी एग्जांपल्स होती हैं? कभी आपने बॉटल का जो कैप होता है, कभी इसको खोलें तो आप एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं, बॉटल का कैप ऊपर आ जाता है, और क्लॉकवाइज घुमाएं तो बॉटल का कैप नीचे चला जाता है। स्क्रू भी ऐसे ही होते हैं। आप सब छोड़ें, वो आपने ना कोई देखा होगा, वो क्या कहते हैं उसको, बचपन में ना एक वो आता था, तीला सा आता था, उसके ऊपर यहाँ पे प्लास्टिक के दो पर लगे होते थे, है ना बेटा? तो उसको अगर आपको याद हो, उसको अगर हम लोग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाते थे, तो वो ऊपर की तरफ जाता था, और अगर मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाता था, वो डाउनवर्ड आता था। उसमें कोई भी मैकेनिक्स या कोई स्क्रूज का, कोई जिस स्क्रूज में रिंग होते हैं, कोई फॉर्मेशन नहीं है। ये सिंपल सी एक बड़ी बेसिक सी उसकी एग्जांपल है कि आपके पास ये डायरेक्शन ऑफ एंगुलर क्वांटिटीज होती हैं जो अपवर्ड और डाउनवर्ड रिप्रेजेंट कर रहा होता है। मेरी बात फॉलो कर रहे हैं बेटा आप लोग सारे? जी बेटा? यस सर। ओके वेरी गुड। तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे एंगल भी डिफाइन करता हूँ, थीटा आपको पता है यहाँ पे एस ओवर आर होता है। और मैं फिर कह रहा हूँ, ये सारे के सारे सबके लिए राइट हैंड रूल एक ही है, और यहाँ पे एस इज इक्वल टू व्हाट यू विल गेट आर थीटा। ओके, थीटा स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है? थीटा स्केलर है या वेक्टर है? आप बताएं। थीटा, थीटा में वेक्टर है स्मॉल एंगल्स के लिए,
स्मॉल एंगल्स मैं लिख देता हूँ, और यह स्केलर है लार्ज एंगल्स के लिए। कितने लार्ज? जहां पे हम कहते हैं थीटा ग्रेटर देन 10, 10 और ये थीटा इक्वल टू और लेस देन 10 डिग्री होगा तो स्मॉल एंगल्स में जाएगा, वेक्टर के तौर पे बिहेव करेगा। ठीक है, उसकी क्या वजह होती है? ये लार्जर के लिए क्या मसला आया इसको? लार्जर के लिए ये डिसओबे करता है, डिसओबे लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये वेक्टर एडिशन को नहीं पूरा कर पाता, जिसकी वजह से ये वेक्टर एडिशन पता ना आपको, थीटा 1 प्लस थीटा 2 इज नॉट इक्वल टू थीटा 2 प्लस थीटा 1, तो इसकी वजह से हम इसको यहां पुट कर देते हैं। ठीक है, तो इसके कितने तरह के यूनिट से पढ़े हैं आप लोगों ने वेक्टर के, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितने यूनिट पढ़े हैं बेटा? एक आपने पढ़ा हुआ है रेडियन, जो बेसिकली मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं, जो आपका ऐसा यूनिट है, राइट। फिर आपने पढ़ा हुआ है रेवोल्यूशन, और फिर आपने पढ़ा हुआ है साथ में एक डिग्री। तो रेडियन क्या होता है? अब रेडियन की डेफिनेशन क्या हो सकती है? हम क्या कहते हैं कि जो आपकी आर्क लेंथ होती है, क्या होती है? आर्क लेंथ जब वो बराबर हो जाए रेडियस ऑफ सर्कल के, तो हम कहते हैं 1 रेडियन होता है। और 1 रेडियन आपको याद हो 57.3 डिग्री आप पढ़ते हैं, है ना बेटा? रेवोल्यूशन की क्या डेफिनेशन होगी? 1 कंप्लीट राउंड ट्रिप, एक कंप्लीट राउंड ट्रिप जो होगा वो आपका रेवोल्यूशन कहलाएगा। और डिग्री क्या होता है? 1/360th पार्ट ऑफ सर्कल। ठीक है बेटा, अब जो रेवोल्यूशन होता है वो सबसे बड़ा यूनिट है, रेडियन है, और फिर कौन है? डिग्री। पहले ऑर्डर याद रखें, 1 रेवोल्यूशन 60 डिग्री और इज इक्वल टू 2 आई रेडियन के बराबर होता है। चलिए कुछ सवाल देखते हैं। अरे बताएं 1 रेडियन कितने रेवोल्यूशन के बराबर है? और फिर 2 रेडियन कितने डिग्री के बराबर है? 5 रेवोल्यूशन कितने रेड के बराबर है? ये आपने बताने हैं। और 2 रेवोल्यूशन कितने डिग्री के बराबर है? और डिग्री का भी देख लेते हैं। 180 डिग्री कितने रेडियन के बराबर है? और 90 डिग्री कितने रेवोल्यूशन के बराबर? जी बेटा बताइए। ये प्रैक्टिस में चले आए करते हैं, स्वाद आए। बिल्कुल ठीक है।
देखें आपको यहाँ पे इस ये पूरी टर्म जो मल्टीप्लाई हो रही है यहाँ पे नीचे आके डिवाइड हो जाएगी, तो 1 रेडियन रेवोल्यूशन में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि 1/2 पाई आ जाएगा। 2 रेडियन कितने डिग्री के बराबर है? 1 रेडियन 57.3 के बराबर है ना, तो 2 रेडियन हो जाएगा 114.6 हो जाएगा। फाइव रेवोल्यूशन कितने रेडियन के बराबर है? एक रेवोल्यूशन 2 पाई, तो 5 रेवोल्यूशन 10 पाई, यानी कि आप 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक रेवोल्यूशन में 360 डिग्री है, 2 रेवोल्यूशन में 720 डिग्री आ जाएगा, और 180 डिग्री में कितने रेडियन है? आप देखें, ये अच्छा सवाल है कि आप दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दें, तो ये कट के 180 बन जाएगा ना, तो 180 डिवाइड बाय पाई आ जाएगा। 180 का मतलब पाई रेडियन, और 90 डिग्री कितने रेवोल्यूशन, तो आप दोनों तरफ आप किससे डिवाइड कर देंगे? 4 से। अब दोनों तरफ 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 4 से 90 बन जाएगा, और रेवोल्यूशन में 1/4 आ जाएगा। देखिए बेटा, समझ में आए सवाल ये सारे? सर फिफ्थ को रिपीट कर दें। एक सेकंड बेटा। ओके बेटा, कौन सा कहते थे आप? ये बेटा कौन सा क्वेश्चन कहा आपने? सर फिफ्थ और सिक्स्थ। फिफ्थ और सिक्स्थ में देखे, अब आपने 180 डिग्री लेके आना ना, तो 180 डिग्री में आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे। जब 2 से डिवाइड करेंगे बोथ साइड, तो 2 मतलब 2 180 होगा ना यहाँ पे, तो 180 डिग्री उस टाइम पे खाली पाए के बराबर होगा। ये बात फॉलो कर रहे हैं? इज इट क्लियर? और जब आप इसको दोनों साइड 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे, तो ये तो 90 बन जाएगा, ठीक है, तो वो 1/4 रेवोल्यूशन आ जाएगा। ये कन्वर्जन है, आप इसको इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके सर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A body moving in a circle of diameter angle covered 90 डिग्री, जो एंगल कवर हुआ कितना हुआ? 90 डिग्री। डिस्प्लेसमेंट, उसकी लीनियर डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? जी बेटा, कैसे करेंगे इसको? तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज सिखाने लगा हूं कि आपने सबसे पहले तो एक पॉइंट, रेडियस होता है डायमीटर का हाफ होता है, तो 2/2 विच इज इक्वल टू 1 मीटर। सेकंड आपके पास आएगा कि इसको आपने जो डिग्री है रेडियन में कैसे कन्वर्ट करना है। तो पहले मैं फॉर्मूले में अप्लाई करता हूँ, साथ ही पुट कर दूंगा इसको, एस इज इक्वल टू आर थीटा, आर 1 है और थीटा 90 डिग्री। डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए ये सवाल इसलिए करा रहा हूँ ताकि आपको अगर रेडियन में कन्वर्ट करना हो डिग्री को, तो इस तरह भी कर सकते हैं, π/180 से मल्टीप्लाई कर लें, और अगर रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो 180/π से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये इससे कटेगा तो π/2 बन जाएगा। तो जो आपका एस आएगा वो π/2 मीटर आ जाएगा। देखिए बेटा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं।
एंगुलर वेलोसिटी। ये बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये, एंगुलर वेलोसिटी। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए ओमेगा क्या होता है। रेट ऑफ चेंज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ओमेगा होता है डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी, ठीक है। और हम कन्वेंशनली हम कहते हैं v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r होता है। v इज इक्वल टू r ओमेगा, ओमेगा पढ़ते हैं ना, मगर हम यहाँ पे ओमेगा क्रॉस r पढ़े। चले बेटा मैं आपको एक चीज समझा देता हूँ यहाँ पहले। अगर मैं कहता हूँ ये मेरा डायरेक्शन ऑफ मोशन है, तो जो एंगुलर वेलोसिटी है वो अपवर्ड होगी, है ना, थंब अपवर्ड आएगा। तो मैं अपवर्ड को भी फॉर इंस्टेंट में ऐसे ड्रॉ कर रहा हूं। मैं कहता हूं ये ओमेगा है। इसके दो केसेस आते हैं। एक आता है ओमेगा इंक्रीज हो रहा है, हम कहते हैं क्या हो रहा है, ओमेगा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और दूसरा केस है ओमेगा क्या हो रहा है। मुझे आप ये बताइए चैप्टर में 3 फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा था कि लीनियर जो आप पढ़ते हैं वेलोसिटी का कार वाला केस, कि जब दोनों पैरेलल होते हैं और एंटी पैरेलल होते हैं, तो पैरेलल में क्या कहते हैं कि जब आपकी वेलोसिटी बढ़ रही हो तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में होते हैं। पढ़ते हैं ना आप ये? Yes, sir. है ना बेटा? तो यहां भी वही केस है कि ओमेगा एंड अल्फा पैरेलल होंगे। फॉर इंस्टेंस अगर ओमेगा आउटवर्ड है या आउट ऑफ द प्लेन है, तो अल्फा भी आउट ऑफ द प्लेन होगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे बोथ आर आउट ऑफ प्लेन। मेरी बात समझ आई आपकी? क्योंकि आपका मोशन इस तरफ है, ये डॉट बनेगा, मैगा को या तो डॉट से रिप्रेजेंट कर लेंगे, अपवर्ड ऐसे कर लेंगे। मगर अगर क्या हो कि ओमेगा डिक्रीज कर रहा है, तो देखिए याद रखिएगा कि आपका डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज नहीं होगा, डायरेक्शन ऑफ मोशन तो वही रहेगा, मगर आपका जो अल्फा होगा इस केस में वो अपोजिट डायरेक्शन में चले जाएगा, वो क्रॉस बन जाएगा अल्फा, ठीक है। अल्फा अपोजिट डायरेक्शन में चले जाएगा, जैसे एंटी पैरेलल वाला केस बताया है। तो आप कहेंगे ओमेगा एंड अल्फा वो आपके क्या बन जाएंगे, एंटी पैरेलल। और आपने ये देखना है अगर ओमेगा जो है आउट ऑफ द पेज है तो फिर अल्फा क्या होगा, Into the blue. वेरी गुड एक्सीलेंट। और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल इसका ये आता है। और याद रखिएगा अगर अल्फा जिस डायरेक्शन में होगा टॉर्क भी उसी डायरेक्शन में होगी। क्यों? क्योंकि टॉर्क का आपको फॉर्मूला याद हो, टॉर्क होता है आई अल्फा होता है। चलिए अब इसके भी यूनिट देखते हैं। इसका यूनिट रेवोल्यूशन पर सेकंड, डिग्री पर सेकंड और रेडियन पर सेकंड, ठीक है बेटा। इसका ऐसा यूनिट रेडियन पर सेकंड है। इसमें एक और यूनिट आता है जिसको हम कहते हैं आरपीएम। ये क्या होता है? Revolution per minute. ये होता है क्या, ठीक है। और ये मतलब ये होता है कमर्शियल यूनिट, ये आपका कमर्शियल यूनिट है, ठीक है।
रेवोल्यूशन पर मिनट ही कहलाता है। वेरी गुड। अब मैं आपसे सवाल करता हूं कि इनमें से आरपीएम बड़ा है या रेडियन पर मिनट, रेडियन पर आरपीएम बड़ा है या रेडियन पर सेकंड बड़ा है? RPM. नहीं, आरपीएम छोटा होता है, इसलिए मैं सवाल कर रहा हूं, बच्चों के माइंड में मिसकंसेप्शन आती है। क्यों होता है? देखें, अब रेवोल्यूशन पर मिनट है, तो पहले तो रेवोल्यूशन पर मिनट को रेडियन में कन्वर्ट करो, 2 पाई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करनी होगी 60 से डिवाइड। तो ये तो आ जाएगा आपका 2, अच्छा मैं पाई को 3 ले रहा हूं, ठीक है, ये तो 6/60 हो जाएगा, जो कि 1/10 हो जाएगा। और यूनिट क्या आ रहा है आपका? रेडियन पर सेकंड, यानी कि 1 आरपीएम 1/10 पार्ट होता है रेडियन पर सेकंड का। इज इट क्लियर? Yes, sir. चलिए बेटा, हमारा दूसरा पॉइंट है इसी का ही। अब पढ़ रहे क्लॉक हैंड, जो घड़ी की सुई का होता है ना, तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे ओमेगा। अब घंटे की सुई है, सेकंड की है, मिनट की है, तो सबसे पहले जब वो एक कंप्लीट रेवोल्यूशन कर लेते हैं तो 2 पाई होता है ना बेटा? राइट? ये थोड़ा सा फायदा रहता है, बाकी टाइम तो लग ही जाता है। तो रेडियन पर सेकंड की, अगर मेगा पर सेकंड की बात करता हूँ, ये जो सेकंड की सुई होती है वो अपना एक चक्कर कितनी देर में कंप्लीट करती है? 60 सेकंड में करती है ना? 2 1 230 था, तो ये आ जाएगा रेडियन पर सेकंड। मेरी बात फॉलो कर रहे हैं? अब जब मिनट की सुई आएगी, तो मिनट की सुई अपना एक चक्कर कितनी देर में कंप्लीट करती है? 60 मिनट में करती है ना? तो ये आ जाएगा रेडियन पर मिनट आ जाएगा। मगर मुझे इसको सेकंड में कन्वर्ट करना हो तो क्या करना पड़ेगा? मुझे इसको 60 से फिर से मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा ना बेटा? ये आ जाएगा पाई बाय 1800 आ जाएगा। मेरी बात फॉलो कर रहे हैं? अगर मैं आवर हैंड की बात करूं, किसकी बात करूं? घंटे की एक सुई अपना एक चक्कर कितनी देर में कंप्लीट करती है? जी बेटा, आप बताएं। 12 hours. वेरी गुड, शाबाश। 12 आवर में करेगी तो मैं पाई बाय 6 लिखा था, 12 आवर में करेगी तो मैं पाई बाय 6 लिख दूंगा रेडियन पर आवर, है ना बेटा? और मुझे अगर उसको सेकंड में कन्वर्ट करना हो तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा? इस 6 को 60 मल्टीप्लाई 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एंड आई विल गेट पाई बाय 21600 रेडियन पर सेकंड। और अगर मैं अर्थ की रोटेशन की बात करूं अबाउट इस एक्सिस, तो वो 24 घंटे में चक्कर कंप्लीट होता है, तो 24 घंटे का मतलब यहाँ पाई बाय 12 आ जाएगा रेडियन पर आवर। और फिर मैं इसको कन्वर्ट करूंगा 12 इंटू 60 विच इज इक्वल टू पाई बाय 4300 रेडियन पर सेकेंड। रेट क्लियर बेटा?
क्वेश्चन पुट करता हूँ, लेंथ ऑफ clock minute hand is 2 meter. In 30 minutes, its angular velocity. चलो मैं पूरा क्वेश्चन कर देता हूँ। इसकी एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी क्या होगी? चले बेटा बताइए, पहले ओमेगा बताया, ओमेगा क्या होगा? देखें आपको पता है 2 पाई बाय 60 होता है ना ओमेगा। तो जब वो 30 मिनट का मूव करेगा, 30 मिनट का मतलब है उसने घड़ी का आधा चक्कर किया, तो आधा चक्कर मतलब पाया आ जाएगा 180 डिग्री और 30 मिनट्स आ जाएगा। मैं अब आपको इसमें बताने का मकसद क्या है बेटा, आपने ना 15 मिनट्स नहीं देखने, आपने बस मिनट देखना है। मिनट है तो आपने मिनट वाला ओमेगा पुट कर देना, बस वो ऑटोमेटिकली कट के वही आ जाएगा। तो ये सारी बातें ऐसी रहती हैं, आपने बस देखना पूछा क्या है। तो ये आपका आ गया ओमेगा जो आपने निकाला रेडियन पर मिनट में, ठीक है। सेकंड में कन्वर्ट करना होगा तो आपको पता है मैंने कर लिया है, मगर अगर आपको सेकंड में भी कर देता हूं तो पाई बाय 1800 रेडियन पर सेकंड। व्हाट अबाउट वेलोसिटी? वी होता है आर ओमेगा। अब ये जो आपको 2 मीटर दिया ना इसने, ये आपका आर है और ओमेगा आपका पाई बाय 1800 है, जो कि पाई बाय 900 हो जाएगा मीटर पर सेकंड में। मेरी बात फॉलो किए बेटा आप लोगों ने? सर ये रिपीट कर दो। v इक्वल टू आर ओमेगा, जो आपके जो मिनट की जो क्लॉक का जो मिनट हैंड होता है ना, सपोज ये मिनट हैंड है, ये आपका घूम कैसे घूम कर जा रहा है, ये आपका रेडियस कहलाएगा ना, जो उसकी हैंड की जो लेंथ है वो आपका रेडियस कहलाएगा, 2 मीटर है। तो आपने R2 और जो ओमेगा की जो वैल्यू है वो आपने यहाँ पुट कर दी, तो आपका आंसर आ गया v इक्वल टू आर ओमेगा। इसका रिलेशन होता है, अभी मैंने सबसे पहले ऊपर लिखा ये था। इज इट क्लियर? यस सर। चलें बेटा फिर से, अब हम क्लॉक की बात कर रहे हैं। चलो बेटा ये मैंने क्लॉक बनाई है अपनी तरफ से। अब मुझे ये बताइएगा कि अगर मैं पता करना चाहता हूँ कि ये घंटे की सुई है, ये यहां से लेके यहां तक 1 आवर होता है, तो 1 घंटे के अंदर कितना एंगल कवर करता है? तो अब क्या बताएंगे, टोटल 12 आवर होते हैं ना, और इसका मतलब होता है 12 आवर का मतलब होता है देखो तो 360 डिग्री। तो 1 आवर किसके बराबर आ जाएगा? 360 डिवाइड बाई 12 आएगा ना, और 1 आवर आपका बनेगा 30 डिग्री, राइट? अब मुझे अगर इसको मिनट में करना है तो आपको पता है 60 मिनट में एक चक्कर कंप्लीट होता है ना, तो 360 डिग्री होता है। अब मैं अगर 1 मिनट का निकालना चाहता हूं, इसका निकाला था 1 मिनट का, तो 360 मल्टीप्लाई में जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो अब कितना एंगल आ जाएगा? 6 डिग्री।
सिमिलरली मिनट और सेकंड सेम होते हैं। तो 1 सेकंड अंडरस्टूड है 360 डिवाइड बाय 60 6 डिग्री आ जाएगा। देखिए बेटा, ये बात समझ आई आपको? है ना बेटा? Yes. चलिए मैं क्वेश्चन कर रहा हूं। पहला क्वेश्चन है 7 मिनट्स है, कितने डिग्री होगा? अगर आपकी नीडल 3 o'clock पे है तो कितने डिग्री हुए होंगे? 1 आवर है, मतलब 1 नहीं 1.5 आवर है, या मैं खाली 0.5 1.5 आवर है, कितने एंगल कवर हुए होंगे? ठीक है, चलिए बताएं। चलिए बेटा, तो 7 मिनट है, कितने डिग्री हुए होंगे? क्या करेंगे बेटा? 40 वेरी गुड। तो आसान हो गया, 7 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू 42 डिग्री आ जाएगा। जितने मिनट है उसको उतने से मल्टीप्लाई कर देना। 3 o'clock का मतलब है घड़ी की सुई 3 पे है, 3 मल्टीप्लाई बाय 30 कर दे तो 90 डिग्री आ जाएगा। हाफ आवर का मतलब कितना है? ये बड़े इंपॉर्टेंट सवाल है, ये मैं आवर हैंड के करवा रहा हूँ। मिनट और सेकंड हैंड तो क्या समझ में आ गया ना आप लोगों को? 15 सेकंड है तो 90 पे आ जाएगा। कुछ अगर मैं सपोज करें 15 सेकंड कहता हूँ, कितने पे आ जाएगा ये? 90 डिग्री पे आ जाएगा ना? मेरी बात फॉलो कर रहे हैं ना आप लोग? सर 3 को 30 से क्यों मल्टीप्लाई किया? बेटा डायरेक्टली भी लिख दे। 3 o'clock में देखें घड़ी की सुई यहां से यहां तक आई है, तो यहाँ भी 30 30 30 ऐसे कर लें, या आप यहां से लेके यूं वैसे भी कह लें 90 डिग्री, डायरेक्टली कह लें, आपकी अपनी मर्जी है। ठीक है, मगर सवाल बता था हाफ आवर में कितना है, कितने कितने डिग्री होंगे हाफ आवर में? 1 आवर में 30 डिग्री है, तो हाफ आवर में कितने होंगे? 15. एक्सीलेंट। अब मैं पूछता हूं आपसे 1/4 आवर में कितने होंगे? 7.5 एक्सीलेंट, 7.5। सर 7 मिनट्स में 7 को 6 से मल्टीप्लाई क्यों किया? एक मिनट में कितने डिग्री होते हैं? 6 डिग्री। तो 7 मिनट में कितने होंगे? जी ठीक है। ये जो अभी मैं करवा रहा हूँ काम, ये सिर्फ और सिर्फ आवर हैंड का। अब वो कहता है कि आपके पास 15 मिनट्स है, किसके?
हैंड के। मैं एक पॉइंट पे फोकस करना चाह रहा हूँ, 15 मिनट्स है आवर हैंड के, तो कितने डिग्री होंगे बेटा? अभी आपने 1/5 1/4 का 7.5 कहा ना आपने, है ना बेटा? तो उसका क्या सीखा आपने कि जब जितना आवर हैंड का जितने मिनट्स करते जाएंगे, 50 मिनट्स होता है ना 1/4 आवर हैंड, तो जितना मिनट लेके जाएंगे उसका डिग्री 0.5 डिग्री होता है। तो यानी कि अगर मैं 1 मिनट कहता हूं आवर हैंड का, आवर हैंड होता है, प्रोनाउंसिएशन हमारी थोड़ी खराब ही होती है, तो 1 मिनट कहूंगा तो 0.5 डिग्री बनेगा। अब आपको आवर हैंड का सपोज करें 5 मिनट्स कहता है, तो कितने डिग्री बनेगा अब आप बताएं? 2.5। एक्सीलेंट, उसका हाफ कर देंगे। तो बस आपने ध्यान देना है कि पूछ किसका रहा है, आवर हैंड के लिहाज से पूछ रहा है या किसके लिहाज से पूछ रहा है। ये आपका एक, आई होप कि बड़ा अच्छा सा पोर्शन कवर हो गया ये। चलिए बेटा, नेक्स्ट पोर्शन है एंगुलर एक्सीलरेशन। और एंगुलर एक्सीलरेशन की जो वेक्टर फॉर्म लिखते हैं वो हम लिखते हैं ए इज इक्वल टू अल्फा क्रॉस आर। ये कन्वेंशनल होता है, अल्फा पहले आता है। अगर आर क्रॉस अल्फा करेंगे तो वो माइनस साइन लगाना पड़ेगा। एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा डेल्टा ओमेगा ओवर डेल्टा टी, इसका यूनिट रेडियन। ये मैं इसके भी सवाल करवाता हूँ, उसमें जरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है? तो पहले इसका जरा एक मैं छोटा सा ग्राफ करवाता हूँ। ओमेगा रेडियन पर सेकंड और ये टाइम टी आ गया। सपोज करते हैं ये वैल्यू 10 है और टाइम भी 10 है। चलो बेटा, इसका बताएं सबसे पहले दो चीजें। पहले तो जो आपको ड्रॉ किया है इसकी स्लोप क्या है, इस ग्राफ की स्लोप कौन सी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रही है? स्लोप होता है डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, है ना बेटा? वेरी गुड। तो ये स्लोप आ जाएगा डेल्टा ओमेगा ओवर डेल्टा टी, विच इज योर एंगुलर एक्सीलरेशन। नाउ इसका एरिया किस कौन सी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है? इसका एरिया एंगुलर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। वेरी गुड, थीटा को। क्योंकि आपको पता है दो साइड मल्टीप्लाई करें, मगर यहाँ पे थीटा जो है वो हाफ ओमेगा टी के बराबर होगा, क्योंकि ट्राइंगल है। तो इसका एरिया निकाल लेंगे बेटा। अब जो हमने पढ़ा उसको जल्दी से वाइंड अप करते हैं, फिर हमने अगले आर्टिकल की तरफ मूव करना है। क्वेश्चन कहता है, इफ अ बॉडी swing in a circle and complete one revolution in 2 pi seconds, its angular velocity and angular acceleration.
जी बेटा क्या करेंगे? ओमेगा तो थीटा और टी होता है ना। अब 1 रेवोल्यूशन के लिए थीटा कितना हो जाएगा? 2 पाई हो जाएगा। और टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? 2 पाई सेकेंड। ये टी दिया हुआ मैंने, तो ये कैंसिल आउट होकर 1 रेडियन पर सेकेंड आ जाएगा। और अगर आपको अल्फा निकालना है तो वो ओमेगा ओवर टी होता है। ओमेगा तो आपका 1 आ चुका हुआ है, मगर टाइम पीरियड 2 है, तो 2 पाई रेडियन पर सेकेंड का स्क्वायर आ जाएगा। इज इट क्लियर? मैं फॉलो कर रहे हैं बेटा? जी सर। अब बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, and reaches 60 revolution per minute in 10 seconds. Its angular acceleration. तो क्या करेंगे बेटा? सबसे पहले आपको रेवोल्यूशन पर मिनट को रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और फिर अल्फा का जो फॉर्मूला है ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई ओवर टी सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। ठीक है? यहां तक तय बेटा, यहां तक कोई कंफ्यूजन? नाउ हम अपना नया आर्टिकल शुरू करने जा रहे हैं, सेंट्री फोर्स। अच्छा, बेटे ने मुझे कहा था इक्वेशन ऑफ स्पीड ऑफ के सवाल समझाने के लिए, तो बेटा मौजूद है वो यहाँ पे, जिन्होंने मुझे कल कहा था? सिर्फ मैं कल ही करवा दूंगा। सेंटीमीटर फोर्स क्या होता है? फोर्स which bends normal straight path into circular. ये याद रखिएगा कि हॉरिजॉन्टल सर्कल होता है, एक वर्टिकल सर्कल होता है। पहले हम हॉरिजॉन्टल सर्कल पढ़ेंगे, तो हॉरिजॉन्टल सर्कल के अंदर जो टेंशन जो प्रोवाइड करता है वो सेंटीमीटर फोर्स ही होती है, जो फॉर्मूला पढ़ते हैं एम वी स्क्वायर ओवर आर। ठीक है बेटा? जिसको हम लोग एम, जिसको अगर हम एंगुलर में कन्वर्ट करें तो ये एम आर ओमेगा का स्क्वायर भी बनता है। और यहाँ पे अगर सेंटीमीटर एक्सेशन को डिफाइन करें, ए सी वी स्क्वायर ओवर आर, और ये आर ओमेगा स्क्वायर भी होता है। चलिए बेटा, अब मुझे एक बात है कि इसको अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूं, याद रखिएगा कि एसी जो होती है सेंटीमीटर एक्सप्रेशन वेक्टर फॉर्म की होती है, तो वी सी स्क्वायर ओवर आर डॉट आर कैप। और अगर आपको आर कैप याद हो तो ये वेक्टर ओवर मैग्नीट्यूड होता है ना बेटा? और इसकी वजह से सेंटीमीटर एक्सप्रेशन का जो आपका नया फॉर्मूला बन जाएगा वो बन जाएगा वी सी ओवर आर स्क्वायर इंटू आर वेक्टर। और ये वी स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर किसके बराबर होगा? ओमेगा स्क्वायर ओवर आर के। ये आपके पास मैंने वेक्टर फॉर्म में वी स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर भी लिख दिया और ओमेगा स्क्वायर भी लिख दिया। यहां तक देखिए कोई कंफ्यूजन? अब हमने पीछे कुछ चीजें पढ़ के आए थे, मैं उसमें एक एक पॉइंट ऐड कर दूं। याद रखिएगा कि अगर मैं टेंजेंशियल एक्सीलरेशन है और एंगुलर एक्सीलरेशन है, ठीक है?
अगर मैं डॉट प्रोडक्ट लूं तो आंसर क्या आना चाहिए? ये जो टेंजेंशियल एक्सप्रेशन और एंगुलर एक्सप्रेशन का डॉट प्रोडक्ट लूंगा तो आंसर क्या आना चाहिए? हेलो, जीरो। हाँ वेरी गुड, जीरो आना चाहिए। क्यों जीरो आएगा? बिकॉज ये परपेंडिकुलर होते हैं और डॉट प्रोडक्ट परपेंडिकुलर वेक्टर का जीरो होता है। सिमिलरली अगर मैं यहां भी करूं, v डॉट ओमेगा करूं टेंजेंशियल वेलोसिटी का, और ये दोनों भी आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, तो इनका भी डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा? जीरो आएगा। ये भी एमसीक्यू ऐड कर लीजिएगा साथ ही। ओके, ना बेटा हम 2 सवाल करते हैं, उसी में सारे सवाल निकाल देंगे हम इसमें इंशाअल्लाह। बेटा ये 2 सर्कल्स हैं आपके, एक सर्कल ए, एक सर्कल बी है। ये रेडियस 2 है, मैं कह लेता हूँ ये 3 मीटर, और रेडियस 1 है जो आकवा 2 मीटर है। सेम यही यहाँ भी ऐसे ही है। मीटर। यहाँ पे क्वेश्चन में कहता है कांस्टेंट वेलोसिटी सेंटीमीटर फोर्स के रेशियो निकालें। यहाँ पे कहता है कांस्टेंट ओमेगा है, सेंटीमीटर फोर्स के रेशियो निकालें। बताइए बेटा, पहले वाले का बताएं, पहले वाले का क्या आंसर आना चाहिए? हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे फोर्स का? बेटा जल्दी बताइएगा, टाइम कम है, मैंने आगे करवाना है थोड़ा काम। इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? हेलो, जी बेटा पहले वाले का फॉर्मूला बताएं, कौन सा फॉर्मूला यूज करना चाहिए सेंटीमीटर फोर्स का? इसने कांस्टेंट वेलोसिटी का है ना, तो आप यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे mv²/r। तो यहाँ पे वेलोसिटी और मास अगर मैं कहता हूँ कांस्टेंट है, तो यहाँ पे फोर्स का जो रेशियो है वो रेडियस के साथ इनवर्स हो जाएगा, तो इसके मुताबिक आ जाएगा 2/3। इधर बताएं, इधर कांस्टेंट ओमेगा कह रहा है, तो इधर सेंटीमीटर फोर्स का क्या फॉर्मूला आना चाहिए? ये बेटा सही। हाँ वेरी गुड, ये बस सबसे मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर था, ये ध्यान रखना आपने। तो यहाँ पे आ जाएगा r1/r2 आ जाएगा, तो ये आपके पास बन जाएगा 2/3। अगर आपको यहाँ पे मैस दिया हो और वेलोसिटी दी हो दोनों की, तो वो भी पुट करके आप फाइंड कर सकते हैं सेंटीमीटर फोर्सेज उनकी। क्लियर है? चलिए बेटा, अब हमारा जो आज का जो हिस्सा है, जिसको सेंटीमीटर फोर्स का पूरा पोर्शन, उसको अब थोड़ा हम कवर करते हैं, क्योंकि हमारे पास इसकी कुछ बातें हैं जो पूछी जाती हैं। मैं देखूंगा मेरे पास है मेंशन, तो मेरा टाइम थोड़ा बच जाएगा।
ओके बेटा, मैं कहता हूँ यहाँ पे सपोज कोई सर्कल है, ये ऑब्जेक्ट सेंटीमीटर फोर्स में घूम रहा है। तो बेटा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे याद रखिएगा कि हमारे पास ऑब्जेक्ट में जो सेंटीमीटर फोर्स होती है वो डायरेक्टली टुवर्ड सेंटर होती है, और जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वही किसकी डायरेक्शन होगी, एक्सीलरेशन की। मगर जो आपकी जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, टेंजेंट टू द सर्कल होती है ना बेटा। यहाँ पे आपका सेंटीमीटर फोर्स आ जाएगा, एक्सीलरेशन आ जाएगा डायरेक्टली टुवर्ड सेंटर। अब चूंकि ये एक्सीलरेशन जो है वो डायरेक्शन अपनी कंट्री से चेंज कर रहा है, ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी, सेंटीमीटर फोर्स और टेंजेंशियल वेलोसिटी, ये और एक्सीलरेशन सेंटीमीटर, सारी सारी अपनी क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं वैल्यूज। याद रखिए वेलोसिटी अगर कांस्टेंट स्पीड से मूव भी करे ना तो इसका मैग्नीट्यूड, इसको मैं इसको लिख सकता हूँ वीटी जो होता है, वीटी का मैग्नीट्यूड और वीटी का यूनिट वेक्टर। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो भले सेम रहे मगर याद रखिएगा उसकी डायरेक्शन मुसलसल चेंज होती है। तो इसको हम लोग फिर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में डिफाइन करते हैं कि अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, जिसमें ओमेगा कांस्टेंट हो। अगर ओमेगा कांस्टेंट है तो अल्फा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डेल्टा ओमेगा ओवर डेल्टा टी। तो अंडरस्टूड है कि ओमेगा कांस्टेंट है तो अल्फा 0 हो जाएगा। और फिर ये टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, और ए इज इक्वल टू होता है आर अल्फा, और अल्फा 0 हो चुका है तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन भी 0 होगी। मगर कुछ भी हो जाए सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन हर वक्त प्रेजेंट होगी, ठीक है। और यहाँ पे टॉर्क भी ऐड कर ले, टॉर्क भी क्या होगी, यहाँ पे 0 होगी, बिकॉज टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, आई अल्फा होता है, राइट। आइए दूसरा पॉइंट देखें जरा यहाँ पे, जब नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो याद रखिएगा आपका ये कांस्टेंट नहीं होगा मेगा, तो वहां पे अल्फा भी होगा, एक्सीलरेशन भी होगी, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन भी होगी, और टॉर्क भी 0 नहीं होगा। इज इट क्लियर? मेरी बात फॉलो की Yes, बेटा sir. आप लोगों ने? Yes. थोड़ा टाइम कम है मैं इसलिए इस तरह से कर रहा हूँ। ओके बेटा, हम कहते हैं इफ बॉडी सब्जेक्टेड ओनली बॉर्न बाय सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स का मतलब होता है कि जब सिर्फ एक ही फोर्स हो, सेंट्रीपिटल हो, मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ, इसका मतलब होता है कि वो सिर्फ और सिर्फ आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक ही फोर्स लगती है जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स होती है। अगर यूनिफॉर्म ना हो तो टेंजेंशियल फोर्स भी लगेगी, जिसकी वजह से आपके पास सारे फैक्टर आ जाएंगे। तो इसके नतीजे में आपके पास जो क्वांटिटी है जो कांस्टेंट रहती है वो सिर्फ काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहती है, क्योंकि जो आपकी स्पीड होती है वो सेम रहती है। यहाँ पे टॉर्क 0 होगा क्योंकि मेगा कांस्टेंट है, अल्फा 0 होगा, टॉर्क है तो अल्फा। अब मैं आपसे सवाल करता हूँ, विच एक्सेलेरेशन इज नेसेसरी फॉर एंगुलर एक्सेलेरेशन। ये अब आप बताएं, ये मैंने यहाँ पे इसका आंसर मैं नहीं लिख रहा, यहाँ पे उधर से देख के ये आपसे पूछता हूँ, कौन सी एक्सेलेरेशन नेसेसरी है एंगुलर एक्सेलेरेशन के लिए, सेंट्रीपिटल या टेंजेंशियल? Tangential. नहीं बेटा, टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन आपकी नेसेसरी होती है। उसकी वजह ये अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि जब आपके पास टेंजेंशियल 0 हो जाएगी ना तो अल्फा भी 0 हो जाएगा। मगर यहाँ पे देखें जब सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन प्रेजेंट थी तो उस सूरत में अल्फा तब भी 0 था। यानी कि इसका मतलब है कि सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन पे अल्फा डिपेंड नहीं कर रहा, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, टेंजेंशियल पे। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर तो अल्फा इस पे डिपेंड करता तो ये तो अभी यहां पर मौजूद है, तो फिर अल्फा 0 नहीं होना चाहिए था। तो इसका मतलब है अल्फा कब प्रेजेंट हुआ, जब ए टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन आई तब अल्फा प्रेजेंट हुआ। इज इट क्लियर? मेरी बात समझे बेटा आप लोग? Yes, sir. मैं क्वेश्चन ऐड कर रहा हूं, कहता है इफ एन ऑब्जेक्ट, थोड़ा काम आसान हो गया, मुझे मिल गया वो पोर्शन।
ओके बेटा देखिए, मुझे सिर्फ आप फॉर्मूला बताते जाए। कहता है if an object of 2 kg moving in a circle of radius 10 मीटर and angular velocity 10 रेडियन पर सेकंड है, उसकी सेंटीमीटर एक्सेलरेशन, उसकी वेलोसिटी और उसकी आप सेंटीमीटर फोर्स बताएं क्या होगी। तो बताएं एसी के लिए पहले क्या फॉर्मूला यूज करेंगे। v square by r। नहीं, आपको रेडियन पर सेकंड में वेलोसिटी दी हुई है, तो आर ओमेगा स्क्वायर यूज नहीं करेंगे, है ना, रेडियन पर सेकंड में ना वेलोसिटी। yes sir। तो यहाँ पे v इक्वल टू आर ओमेगा निकल आएगा, और सेंटीमीटर फोर्स अब आपके पास दोनों है, अब आपके पास c भी है और v भी है और ओमेगा भी है, तो आप जो मर्जी यूज कर ले, एम बी स्क्वायर ओवर आर यूज कर लें या एम आर ओमेगा स्क्वायर यूज कर लें, अप टू यू, राइट। yes। चलिए बेटा, एक फैन का केस है, यहाँ पे कहते हैं जब फैन स्विच ऑन होता है तो याद रखिएगा तब आपका ओमेगा जो होता है वो कांस्टेंट नहीं होता है ना, तो ओमेगा कांस्टेंट नहीं होगा, तो तब आपके पास वहां पे सारी की सारी एक्सेलरेशन मौजूद होंगी, यानी कि आप उस केस में कह सकते हैं कि आपके पास अल्फा भी जीरो नहीं है, आपके पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी जीरो नहीं है, और सेंटीपिटल तो रहती ही रहती है ना बेटा। मगर इसमें अंदर सिर्फ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं जिसके समझाने के लिए मैंने लिखा है ये, वो ये है कि जब आपका स्विच ऑन होता है ना, तो जो अल्फा होता है वो अलोंग ओमेगा होता है, यानी कि आपके पास इंक्रीज हो रहा है ना, तो ओमेगा भी बढ़ रहा है अल्फा भी बढ़ रहा है। नॉर्मल स्पीड पे तो आपके पास चूंकि ओमेगा कांस्टेंट हो जाता है, तो फिर आपका अल्फा जीरो हो जाएगा, सब कुछ जीरो हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ सेंटीपिटल वाली रह जाएगी। मगर जब स्विच ऑफ होता है ना, तो तब फिर से अब आपकी एंटी पैरेलल वाला केस आ जाएगा, तब अल्फा और ओमेगा अपोजिट होंगे और टॉर्क यहाँ भी जीरो नहीं होगा। रेड क्लियर, मेरी बात फॉलो किए बेटा आप लोगों ने? yes sir। वेरी गुड। बेटा मेरे पास थोड़ा टाइम कम रह गया और एक आखिरी आर्टिकल रह गया फिर समझाने वाला, वो है वर्टिकल सर्कल।
चलिए बेटा मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए एक हॉरिजॉन्टल सर्कल होता है, एक वर्टिकल सर्कल होता है, ठीक है। आपने हॉरिजॉन्टल सर्कल तो पढ़ लिया जहां पे टेंशन हर पॉइंट पे सेम रहती है। तो यहाँ पे हमने अगर स्पीड किसी भी पॉइंट पे वर्टिकल सर्कल पे निकालनी है, उसका जनरल फॉर्मूला यूज करेंगे v इज इक्वल टू अंडर रूट 3gr माइनस 2gr cos ऑफ थीटा। ये थीटा ये बिटवीन वेट एंड टेंशन के। वर्टिकल सर्कल आपने देखा हो जो आपका जो फेरिस व्हील होता है या रोलर कोस्टर जो होता है जिसमें इंसान इस तरह से जाता है आपका चक्कर काटते हुए और हाईएस्ट पॉइंट पे जाके सकता है वो गिर जाएगा, फॉल कर जाएगा, तो वहां पे टेंशन लगता है कम से कम है। ये वर्टिकल सर्कल है। या आप यूं कह लें कि आपके पास यहाँ पे वेट का पैरामीटर इन्वॉल्व हो जाता है, ठीक है। मेरी बात फॉलो कर रहे हैं बेटा आप लोग? यस सर। तो यहां पर सबसे पहली बात बेटा, टेंशन और सेंटीमीटर फोर्स एक दूसरे के अलॉन्ग होते हैं, पहली चीज। तो हम यहाँ पे मैंने 4 पॉइंट लिए हैं ए बी सी डी। मैंने यहाँ पे हर पॉइंट पे टेंशन और सेंटीमीटर फोर्स इसके अलॉन्ग रखा है। यहां भी टेंशन और सेंटीमीटर फोर्स अलॉन्ग है, राइट। टेंशन और सेंटीमीटर फोर्स अलॉन्ग है। मगर जो वेट होता है विच इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स डाउनवर्ड, वेट क्या होगा, हमेशा डाउनवर्ड होगा। इज इट क्लियर? तो यहां भी वेट डाउनवर्ड आ गया, इस पॉइंट पे बी पॉइंट पे वेट डाउनवर्ड आ जाएगा, डी पे भी डाउनवर्ड आ जाएगा, और आपका सिमिलरली ए पॉइंट पे भी वेट क्या आ जाएगा, डाउनवर्ड आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, अपने ऊपर वाले पॉइंट पे देखना है, पॉइंट सी के ऊपर, याद रखिएगा जहां पे सेंटीमीटर फोर्स आपकी नेट फोर्स है। अब चूंकि टेंशन और वेट दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो ऊपर वाले हिस्से में हम दोनों को ऐड करेंगे, टेंशन प्लस वेट इज इक्वल टू नेट फोर्स। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, टेंशन प्लस वेट इज इक्वल टू सेंटीमीटर फोर्स, और सेंटीमीटर फोर्स का फॉर्मूला एम वी स्क्वायर होता है, आर। और आपको इस डब्ल्यू को लेफ्ट राइट साइड में भेज दे तो हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन आ जाएगी, वो आ जाएगी एम वी स्क्वायर आर माइनस एम जी। और जो बी और सी पॉइंट है यहाँ पे देखें, वेट टेंशन और फोर्स के अलॉन्ग नहीं है, है ना, ये डाउनवर्ड है। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे टेंशन ही आपकी फोर्स है, सेंटीमीटर फोर्स, जो कि टी ही एम वी स्क्वायर ओवर आर है, राइट। यही सेंटीमीटर फोर्स है। मगर प्रॉब्लम कहां पर आती है, बॉटम पे। जब आप बॉटम पे जाते हैं वेट आपका डाउनवर्ड है, सेंटीमीटर फोर्स और टेंशन अपवर्ड है। टेंशन और वेट का देखा जाए तो एक दूसरे के अपोजिट होने के से हम इसको माइनस करेंगे, इसका डिफरेंस लेंगे, जो कि टी माइनस डब्ल्यू विच बिकम नेट सेंटीमीटर फोर्स एफ सी। तो टेंशन माइनस वेट इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर आ जाएगा। माइनस डब्ल्यू को राइट हैंड भेजें, प्लस हो जाएगा। और इस पॉइंट पे टेंशन मैक्सिमम आ चुके प्लस हो रही है, और हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन माइनस में है, इसलिए मिनिमम लिखेंगे। और बॉटम और जो आपका बी और डी पॉइंट है यहाँ पे मॉडरेट होती है। इज इट क्लियर? यस सर। 3 पॉइंट पे टेंशन निकाल लिया आपने, और दूसरा अब आपने देखना है कि तीनों पॉइंट पे स्पीड क्या होगी। एट हाइयर, ये एट पॉइंट ए, ये पॉइंट ए, यहाँ पे टेंशन और वेट के दरमियान एंगल 180 है। तो आपने टेंशन और वेट के दरमियान थीटा 180 पुट किया, कॉस 180 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। जो आपका 2gr और जो बन जाएगा 5gr बन जाएगा। फिर बी और डी पे देखें, बी एंड डी में वेट और टेंशन के दरमियान एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। तो कॉस 90 पुट करेंगे, तो 3gr माइनस 2gr 5 खाली ये पूरा का पूरा फैक्टर 0 हो जाएगा कॉस 90 के साथ, तो खाली 3gr आ जाएगा, राइट। मेरी बात आ रही बेटा? और पॉइंट सी जो अपवर्ड पॉइंट है, यहाँ पे टेंशन और वेट दोनों सेम डायरेक्शन में, तो 3gr माइनस 2gr cos 0, और cos 0 1 होता है, तो 3gr माइनस 2gr खाली gr आ जाएगा। देखिए बेटा, ये आपका वर्टिकल सर्कल है, इसके लिहाज से सवाल आते हैं। देखिए बेटा, ओके, कहता है mass of a particle is 0.1 kg drilled in a vertical circle
1 मीटर, इट्स स्पीड एट हाईएस्ट पॉइंट इज 5 मीटर पर सेकंड। कहता है टेंशन बताएं स्ट्रिंग में क्या होगी। तो बेटा जब उसने हाईएस्ट पॉइंट कह दिया तो हाईएस्ट पॉइंट का टेंशन का फॉर्मूला एम वी स्क्वायर ओवर आर माइनस एम जी यूज करेंगे। तो एम कॉमन ले लें, वी स्क्वायर ओवर आर, वी आपको दिया 5/1 माइनस जी की वैल्यू 10, तो ये आपके पास आ जाएगा इसका 25 माइनस 10 15 आ जाएगा और 1.5 न्यूटन टेंशन आ जाएगी। अब यही स्पीड आपको लोएस्ट पॉइंट पे दे दे, किस पे दे दे? लास्ट पॉइंट। तो लोएस्ट पॉइंट के ऊपर क्या होगा, आपने प्लस का फॉर्मूला यूज कर लेना है और आपका मैक्सिमम आ जाएगा। इज इट क्लियर? मैं एक दो सवाल करवाता हूं आपको। कहता है एन एरोप्लेन, ये आपने किया होगा, थोड़ा सा याद आ जाएगा आपको। एन एरोप्लेन मूविंग इन अ वर्टिकल, मैं आपको एप्लीकेशन बता रहा हूं कहाँ का यूज है, वर्टिकल सर्कल ऑफ रेडियस। मुझे साथ साथ ये बताएं कि वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है? जो सेंट्रीपिटल फोर्स की ऑपोजिशन में हो। रिएक्शन फोर्स, बिल्कुल ठीक है, शाबाश। और जब हम कोई आउटवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं तो किस वजह से मूव करते हैं? सेंट्रीफ्यूगल। आउटवर्ड डायरेक्शन, इनवर्ड तो सेंट्रीपिटल होती है और आउटवर्ड डायरेक्शन से कोई चीज मूव करेगी तो वो सेंट्रीफ्यूगल। अब बताएं मुझे, यहाँ पे वेलोसिटी मैंने लिखा है एरोप्लेन है मूव कर रहा है वर्टिकल सर्कल में, रेडियस 1 किलोमीटर। अब उसकी मिनिमम स्पीड एंड मैक्सिमम स्पीड, अंडरस्टूड है मिनिमम स्पीड उसकी हाईएस्ट पॉइंट पे होगी और मैक्सिमम स्पीड कहाँ होगी उसकी लोएस्ट पॉइंट पे। तो वी मिनिमम का फॉर्मूला बताएं, फॉर्मूला बताइएगा सिर्फ। बिल्कुल ठीक है जी बेटा, 24 आवर डालेंगे 1 डे में। तो वी मिनिमम का फॉर्मूला क्या यूज करेंगे बेटा? अभी आपने निकाला वर्टिकल सर्कल में वेलोसिटी मिनिमम का फॉर्मूला क्या होगा? मिनिमम वेलोसिटी खाली जी आर है और मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी है 5 जी आर। इज इट क्लियर? तो आप यहाँ पे यूज करेंगे मिनिमम के लिए जी आर और मैक्सिमम के लिए यूज करेंगे 5 जी आर। और 1 किलोमीटर है तो आप वहां पे उसकी जगह 1000 मीटर पुट कर देंगे। एक और क्वेश्चन देखें, कहता है अ बॉल वर्टिकल सर्कल मूविंग बाय थ्रेड एट विच पॉइंट थ्रेड लाइकली टू ब्रेक। किस पॉइंट पे थ्रेड जो है वो टूट सकता है? जी बेटा, हाईएस्ट और बॉटम वर्टिकल सर्कल में किस पॉइंट पे टूटेगा बेटा? किधर चांस ज्यादा है टूटने के? हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन मिनिमम होती है और बॉटम पे टेंशन मैक्सिमम होती है, तो बॉटम पे चांसेस ज्यादा होंगे टूटने के। जब कोई ऑब्जेक्ट घूम के नीचे से गुजरा हो ना, जैसे आपने पायरेट शिप देखी है, जब हाईएस्ट पॉइंट पे जाते हैं तो आपको लगता है हल्के फुल्के से हो गए, जब वो एकदम से नीचे से जब नीचे पहुंचती है तो आपका लगता है आपका वेट बढ़ गया, जिसकी वजह से आपको वॉमिट फील होती है ना बेटा? यस सर। ओके बेटा, लास्ट हमारा आज का, इसको वाइंड अप करते हैं। क्वेश्चन ऑफ एंगुलर मोशन, जिस तरह से आपने कन्वर्जन की थी यहां भी वही वैसे कन्वर्जन करें। तो इसकी बस फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की तरह आपने अप्लाई करना है, जो आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन जहां जहां जैसे होती थी, बस यहाँ पे ऑब्जेक्ट को आप अपवर्ड और डाउनवर्ड नहीं फेंकते। तो इसको आप ओमेगा एफ हो जाएगा, ओमेगा आई प्लस अल्फा टी
सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन ऐसे को वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जो कन्वर्ट होगी एस की जगह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, ओमेगा आई टी प्लस हाफ अल्फा टी का स्क्वायर, और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन थ्रू ए एस वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर विच बिकम्स 2 अल्फा थीटा ओमेगा एफ का स्क्वायर माइनस ओमेगा आई का स्क्वायर। ओके बेटा, एक पॉइंट इसमें ये भी जरा देख लीजिएगा, यहाँ पे देखिएगा, अगर कहते हैं किसी पॉइंट पे अगर टेंशन आपने किसी भी पॉइंट पे आपने निकाल ली, मैंने कहा साथ बता ही दूं मैं, रह ना जाए, तो याद रखिएगा उसका जो वेट होगा वो एग्जैक्टली डाउनवर्ड होगा, इस पॉइंट पे होगा, है ना बेटा। तो इस वेट के आप कंपोनेंट कर लें, एक इसका ये वाला वर्टिकल कंपोनेंट होगा, एक इसका ये कंपोनेंट होगा। ये थीटा है, थीटा के सामने हमेशा होता है परपेंडिकुलर, उसके साथ एम जी साइन थीटा आ जाएगा और दूसरा वाला हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ जाएगा एम जी कॉस थीटा। अब आप देखें टेंशन के जो अलोंग है या उसके जो अपोजिट डायरेक्शन में वो एम जी कॉस थीटा है। तो इस पॉइंट पे अगर आपको सेंट्रीपिटल फोर्स निकालनी है तो टी, क्योंकि दोनों अपोजिट है, तो टी माइनस एम जी कॉस थीटा आएगा, जो नेट फोर्स है एफ सी नेट फोर्स टी माइनस एम जी कॉस थीटा। तो एम जी कॉस थीटा को आप दूसरी तरफ भेज दें तो टी आ जाएगा एफ सी प्लस एम जी कॉस ऑफ थीटा। एहतियातन मैंने कहा ये आपको पता होना चाहिए ताकि अगर आपसे पूछ ले तो आप उसको जवाब दे सके। ठीक है बेटा, Yes, sir. ले बेटा, यू आर गुड टू गो इंशाल्लाह ताला, अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी अच्छे तरीके से पढ़ के टेस्ट करिएगा। कोई सवाल है तो दोबारा पूछ ले।